नमस्कार दोस्तों। चलिए कर्व के लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व के सेटिंग के दो तरीके मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, दोनों ही लीनियर मेथड थे और आज दो लीनियर मेथड और हम लोग देख लेंगे। कैसे? दो नहीं, अगर कोशिश करते हैं समय रहेगा तो हम लोग तीसरा भी देख लेंगे। सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पे पहला, आपने अगर पहले कर्व की वीडियो और नहीं देखी तो प्लीज पहले उनको देख करके तभी यहाँ आइएगा। देखिए ये जो मेथड है आपका ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन, ये कहता है किसी कर्व की सेटिंग करना उसके टेंजेंट लाइन से ऑफसेट लेके। देखिए ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड वो आपने देख लिया है, ठीक है ना। सक्सेसिव बाइसेक्शंस ऑफ कॉर्ड्स ये भी आपने देख लिया है। कैसे हुआ है उसको जानने के लिए पहले दो वीडियोस आप देख लीजिए। आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्या, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन। मतलब अगर किसी कर्व पर आप हैं, सपोज ये लॉन्ग कॉर्ड आपकी नहीं है आपके पास, क्यों कई बार होता है कि रास्ते में बाधा आ जाती है और आप यहां से लॉन्ग कॉर्ड पर जा ही नहीं सकते हैं अगर बगल, तो उससे खस के लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपके लिए। इस लॉन्ग कॉर्ड से खस के लेना पॉसिबल नहीं है। बट द ओनली थिंग यू गेट इज T1 एंड T2, द पॉइंट्स बिटवीन विच कर्व हैज टू बी सेट। मतलब इनके बीच में ही कर्व जो है वो सेट किया जाना है। ये दोनों पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी हैं। तो कैसे इनकी मदद करके, अब देखिए यहाँ ये देखिए पॉसिबिलिटी की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कर्व बनाना है तो आप कर्व के जो लॉन्ग कॉर्ड है उस पर आ जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस लॉन्ग कॉर्ड पे आप आ और जा नहीं सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं। उन सिचुएशंस में सबसे पहले समझिए कि एक सिचुएशन थी जब लॉन्ग कॉर्ड था, आप उससे ऊपर निशान लगाते गए और पूरा आपको क्लियर हो गया। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास इधर जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ T1 से B की तरफ आप जा सकते हैं। T1 से B की तरफ आप जा सकते हैं। तो आप यहीं से क्यों ना ऐसे कुछ पॉइंट ढूंढें। अगर T1 से आपको मान लीजिए T1 और T2 पे खड़े हैं, सड़क पे आप खड़े हैं, सड़क से B दिखाई दे रहा है, जो आदमी यहाँ खड़ा है वो B को देख रहा है, T2 वाला भी B को देख रहा है। अब T1 वाला इधर जाएगा B की तरफ। सपोज करिए T1 वाला आदमी इधर B की तरफ ऐसे गया, कितनी दूरी पर? X दूरी पर। X कोई दूरी होगी, X पर गया तो उसको पता करना है कि इधर से कितना आए कि कर्व का पहला पॉइंट जो है वो मिल जाए। फिर अगर और आगे जाए तो वहां से कितना आए कि पहला पॉइंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा करना तो रहेंगे उस पर। तो हमें नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति कितना इधर से, ये लंब खस के हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ये टेंजेंट रेखा से परपेंडिकुलर ऑफसेट, इसमें भी दो केस होते हैं। एक परपेंडिकुलर ऑफसेट का होता है, चलिए दो केस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा होता है रेडियल ऑफसेट। रेडियल मतलब होता है रेडियल ऑफसेट। पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्व पढ़ रहे हैं लाइंस को ध्यान से देखना है। वीडियो क्वालिटी को जो है वो 360p पर कम से कम रखिए। दूसरा चीज, वीडियो की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा करके देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लिखना पड़ता है छोटा छोटा तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से कुछ दूरी पर आप गए तो पहला बिंदु, दूसरी दूरी पर गए तो दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ऐसे आप अगर किसी मजदूर को बोले कि भाई इस पर चलो आगे, या फिर जो मिस्त्री है उसको बोले अब इससे एकदम लंब दिशा में गुनिया उनिया की मदद से, ये सब कैसे लंब दिशा में जाना, ये सब सर्वे फर्स्ट में ही मैंने पढ़ा रखा है। उस प्लेलिस्ट को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वहां से जाके, सर्वे फर्स्ट में। अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे निकालनी है, और निकालनी है तो कितना आगे जाएं। देखिए कर्व तो हमको नहीं पता है कहाँ है, कितने रेडियस का है, बस इतना पता है। मतलब हमें कर्व का क्या पता रहता है, हमें कर्व का रेडियस एंड फाई, ये दो चीजें पता रहती है। रेडियस तो आप जानते हैं क्या है, फाई इज इंटरसेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन एंगल, और वी कैन से सेंट्रल एंगल, ये फाई होता है आपका। बात समझ रही? तो कितनी दूरी पर जाए कि मिले, और आगे जाके तीसरा दूरी पता करें, और सब फिर इधर से जाके पता करें, इधर से सारे पॉइंट्स मिले और उनको मिलाते हुए अगर हम लोग चले जाएं तो हम लोग का कर्व क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो पॉइंट्स कहाँ है, तो उसको हम कागज पे पहले कैसे निकालेंगे। लेट्स सी कि पेपर वर्क हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे पेपर वर्क और फील्ड वर्क में आपको कराता आ रहा हूँ, वही चीज फिर से हमें देखना है। पेपर वर्क, पेपर पर एक काम करिए, कर्व बना लीजिए। कर्व बना लिया, ओ है, ये T1 है, T2 है, सारा कुछ हम पेपर पे तो हम कर्व इसी प्रकार से खींच सकते हैं। जो रेडियस दिया हो चाहे उस रेडियस का हो, तो पेपर पे ना मापना नहीं है, बस खींचना इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि कर क्या रहे हैं हम लोग उसमें। ठीक है, ये सब फ्री हैंड डायग्राम है, इसके लिए कोई भी आपको नापने रोकने की जरूरत नहीं, फ्री हैंड डायग्राम। एक बात बताओ, जब यहां से x दूरी चलोगे, सपोज पॉइंट M पर पहुंचे, सपोज पॉइंट M पर पहुंचे, यहां से ध्यान देने वाली बात है कि आप डायग्राम पे थोड़ा फोकस करिएगा। यहां इस चीज पर ध्यान दो
कि यहां से भाई अगर आप यहां से x दूरी पर यहां पहुंचे, ध्यान समझिएगा, x दूरी पर जब पहुंचे तो पॉइंट m पर पहुंचे। अब m से कुछ ऐसे लंब जाओगे, m से कुछ ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाओगे तो n मिलेगा। n कर्व पर स्थित बिंदु होगा। हमें ढूंढना है कि mn कितना होगा। mn जो है वही क्या है आपका OX है, यानी ऑफसेट x दूरी पर ऑफसेट को OX से हमने दिखा दिया। बात समझे, हमें ढूंढना क्या है, mn या OX। अब इसके लिए आप अगर ध्यान से दें, अच्छा ये जो कागज पे जो हम इसको OX लिए, OX के ठीक पैरेलल एक लाइन ऐसे निकालें, इसी स्पर्श रेखा के ही, ये टेंजेंट लाइन जो B की तरफ गई थी ना, उससे एक पैरेलल लाइन हम यहाँ निकालें और इस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया, मान लीजिए P है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देखने वाली बात है, इन द ट्रायंगल PNO ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए अब इसके पैरेलल, जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके पैरेलल वाली लाइन में 90 डिग्री होगी। क्यों भाई, अरे स्पर्श रेखा रेडियस पर 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो इसके पैरेलल हम आए हैं यहां से, तो ये भी 90 डिग्री होगा। वेरी गुड, आपने देखा कि ये 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे आप बताइए ध्यान से, आप करेंगे क्या, आपको हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, देखो कि अगर हमें यहाँ पे अगर हम पूछे OX बराबर क्या होगा, MN बराबर होगा OX बराबर, ध्यान से रखिएगा, अगर इसमें देखें तो OT1 माइनस OP नहीं हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम लिखें इसमें OT1 माइनस OP, तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस T1P बच रही है, सेंस हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, चूंकि T1P क्या है, बराबर है किसके, MN के, और MN बराबर है OX थे। तो OX देख लीजिए, आप डायग्राम देखिए ध्यान से, जो मैं लिखा हूं, T1P बराबर होगा MN के और MN बराबर है OX, यानी उसी को ऑफसेट माना गया है। तो वो है कितना, OT1 माइनस OP, OT1 माइनस OP कर सकते हैं। अब इन द ट्रायंगल PNO हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, PNO, तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल लें, इस OP का, OP, क्योंकि देखिए OT1 तो R है, OT1 तो R रेडियस है, लेकिन OP नहीं पता है। तो यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OP का स्क्वायर बराबर PN का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, PN का स्क्वायर और प्लस ON का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा बताइए, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये OP का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण वाली भुजा है, यानी ON का स्क्वायर और माइनस PN का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल PNO में तो OP है, ये PN है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बराबर होगा दिस स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। यानी यहाँ पर OP की वैल्यू जो आ रही है, OP का वो कितना आ रहा है, ON कितना है, O से N कितना है, R तो है, R स्क्वायर माइनस, अब OP लिख रहे हैं तो इसको पूरे को हम लोग इसमें रखेंगे स्क्वायर रूट में, और PN का मतलब क्या, P से N आप कितना है, अरे X के बराबर ही तो पैरेलल चले हो, T1 से M क्या है, T1M जो है वो PN के बराबर भी तो है। यहां पर जो लिखो देखो, T1 से M गए हो, उसी के पैरेलल N से P आए हो, तो PN बराबर होगा, यानी PN बराबर भी क्या है आपका X, वही दूरी जो आपने चला है। ये OP है, OP की है, देख लीजिए ध्यान से आप इसको सही कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि OX बराबर सिंपली लिख सकते हैं OT1 इज नथिंग बट R, OT1 इज R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को बस यहाँ पुट कर दिया हमने, OX की ये वैल्यू हो गई। आप ये बताइए, x का वैल्यू बदलते जाएंगे तो OX की वैल्यू आती जाएगी, x को आपने जो रखा है, R देखिए फिक्स है, तो OX निकलता जाएगा। ये आपका किसका था यहाँ पे। अब x का कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं तो x के फॉर्म में, x क्यों लिखा हमने, क्योंकि x दूरी पर, x का वैल्यू कुछ भी रहेगा, यहां पुट करिए, r का वैल्यू पहले से मालूम है, इनको रखिए, r माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही OX की वैल्यू होगी। क्लियर है, तो अब वही वैल्यू पुट करके चुपचाप यहां से x दूरी गए तो यहाँ पे एक खसका मिल गया। अब x का वैल्यू दूसरा रखें तो ये दूसरा मिलेगा, x का वैल्यू तीसरा मिले तीसरा रखें, और इनको मिलाते हुए जितने खसके मिले सबको मिलाते हुए खींच दीजिए, आपके सड़क पर कर्व आपका मिल जाएगा। आपको बात समझ आ रही ना, ये था आपका सिस्टम किसका,
पूरे कर्व की सेटिंग का, किस मेथड से, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन। अगर ये ऑफसेट परपेंडिकुलर मतलब स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर है, हो सकता है ये रेडियल होते हैं। रेडियल का मतलब होता है इनकी दिशा किधर की तरफ होती, इनकी दिशा ओ की तरफ। देखिए ये ऐसे ओ की तरफ नहीं गया है, ये है ऐसे परपेंडिकुलर, फिर ये हम ऐसे लिए। हो सकता है कि इनकी दिशा रेडियल होती। रेडियल के केस में क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, पहले इसको ध्यान समझ लीजिए डायग्राम को, उसके बाद फिर दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। ये पहला केस है, फॉर्मूला देखिए मेन इंपॉर्टेंट है लास्ट में। ये सब आपने करके फॉर्मूला एक निकाला और उस फॉर्मूले में x के अलग अलग वैल्यू से आपने अलग अलग खसके निकाल लिए। x दूरी पर कोई खसका होगा तो OX होगा। बस आपको इस लाइन पे चल के उतना उतना दूरी चलते जाना है, खूंटी धंसाते जानी है, अपने आप खूंटियां एक कर्व का रूप ले लेंगी, चिंता मत करिएगा, अपने आप खूंटियां एक कर्व का रूप ले लेंगी। बात समझ आ रही। अब ये x कितना दूरी रखें तो 15-15 मीटर मान लीजिए उसको, जितना जितना 15 मीटर जा रहे हैं उतना उतना करते जाइए। अगर यही ऑफसेट परपेंडिकुलर की जगह रेडियल ऑफसेट होता तब क्या होता, रेडियल के लिए आपको यहां ध्यान रखिएगा T1 और T2 तो पता होते ही, ये T1 है ये T2 पता होता, इनका यहां से क्या मालूम होता आपको, बिल्कुल मालूम होता है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी। और आपको यहां अगर कहीं केंद्र दिखाई देता, सपोज ये कर्व का केंद्र है, तो आपको x दूरी जो आप चले हैं ना यहाँ पे, उसके परपेंडिकुलर ना चल के केंद्र की दिशा में ऑफसेट लेने होते। ऑफसेट की दिशा ये होती, और आगे जाते तो ऑफसेट की दिशा ये होती। आपको केंद्र को देखते हुए आगे जाना है और कितना जाएंगे कि कर्व का पॉइंट मिल जाए वही पता करना है, जैसे कि अभी पीछे पता किए हैं। अब यहां से कितनी दूरी पर जाएंगे कि कर्व का पहला बिंदु मिलेगा, यहां से OX कितना होगा, और यहां से कुछ और दूरी गए तो OY कितना होगा, और ये रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही डायग्राम फिर से बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए जरा यहाँ पे, दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T2, दिस is the radius of the curve and the perpendicular lines which are tangential lines। तो ये इस टाइप से है, ठीक है ना। अब अगर आप इस पर कोई दूरी यहाँ पे चलते हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा, और रेडियली इसकी तरफ देखते हैं, बताइए तो सिंपल सा ये रेडियस कितना होगा, ध्यान रखिएगा ये रेडियस कितना होगा, रेडियस नहीं बल्कि ये ऑफसेट कितना होगा OX, which is m I into n। ये कितना होगा, हियर mn इज इक्वल टू OX है, क्लियर है ना। और ये जानते हैं कि OT1 इज इक्वल टू R है, तो हियर वी कैन से mn इज इक्वल टू OX, और OX इज इक्वल टू वी कैन से OX दिस ऑफसेट इज OX, क्लियर है ना। तो यहां से O से M में से यानी लिख सकते हैं कि OM माइनस ON ही तो ऑफसेट है, OM माइनस ON ही तो ऑफसेट है। इज दैट क्लियर कि हियर OM इज इक्वल टू समथिंग बट OM माइनस ON इज नथिंग बट R। O से N तक की दूरी क्या है, R है, और इस पूरे OM में से हमने R को माइनस किया तो OX मिल गया। कागज पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड वाला काम बाद में, कागज वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, O से M की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे पता चलेगा, आप यहां से चले कितनी दूरी पर बताइए, X दूरी, और ये आपकी क्या है रेडियस R। ये बड़ा ट्रायंगल देखिए, इन द ट्रायंगल T1OM, यही ना। इसमें देखें ध्यान से, तो आपको पता करना OM इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी OM इज इक्वल टू वी कैन से R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे भाई बताइए, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हियर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये R स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी OM इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट्स पुट दिस हियर, यानी OX इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे OM का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा R। बात समझ आ रही ना। यानी आपके रेडियल वाले इस ऑफसेट में जो फॉर्मूला आया वो आया x दूरी चलने पर ये इक्वेशन, जबकि अब यहां से चलेंगे वही रेडियल किसको देखते हुए, सेंटर को देखते हुए इधर जाएंगे, सेंटर को देखते हुए इधर आएंगे। परपेंडिकुलर चलते तो वो पीछे वाला फॉर्मूला लगाते, रेडियल चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला। आप ये सब कैलकुलेशन कर लिए, x की अलग अलग वैल्यू रखिए, OX का अलग अलग वैल्यू आएगा, टेंजेंट लाइन पर आगे जाते हुए उतनी ही दूरी लिखिए, अपने आप कर्व पर अपने आप पहुंच जाएंगे। आई होप चीजें समझ में आपको आ रही हैं, ठीक है ना। ये आपका तीसरा मेथड खत्म। अब इसके बाद वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, उसके पहले आपको एक सिंपल सा थ्योरम समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा थ्योरम क्या है, लेट्स सी कि वो सिंपल सा थ्योरम क्या कहता है आपका। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना।
सिंपल सा थ्योरम क्या कहता है कि देखिए कोई भी सर्कल के, चौथा मेथड मैं आपको लिख दूं, चौथा मेथड कहता है कि बाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, बढ़ाई गई जीवाओं से, कॉर्ड प्रोड्यूस्ड बढ़ाई गई जीवाओं से खसके निकालकर कर्व की निशानदेही, बढ़ाई गई जीवाओं से खसके निकालकर निशानदेही, वो क्या है ध्यान से समझिएगा जरा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बढ़ाई गई जीवाएं क्या हैं और उनके बारे में देखिए, कई बार होता है कि फील्ड में स्थिति ये है कि ये T1 है, ये पॉइंट आपका क्या है T2 है, ये दोनों पॉइंट T1 T2 मिल गए, आपको बहुत आगे तक फैला हुआ क्षेत्र नहीं है। बहुत आगे तक फैले हुए क्षेत्र का मतलब होता है कि ये क्षेत्र काफी लिमिटेड है और आप इस पर बहुत ज्यादा ना तो इधर ऊपर जा सकते हैं, मतलब काफी कंजस्टेड, कर्व के अगल बगल केवल जगह बची हुई है, कर्व के अगल बगल जगह बची हुई है, ना तो काफी ऊपर जा सकते हैं ना तो ये कॉर्ड लाइन खींच सकते हैं, मतलब आप अपने कर्व के अगल बगल ही रह सकते हैं। तो उसके लिए ये तरीका अपनाया गया, वो क्या है, उसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। देयर इज थ्योरम, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा, सर्कल पर, यहां ध्यान रहे सबको, सर्कल तो मेरे से बना नहीं सही से, ये क्या आप लोग बनवा दिए। चलिए भाई यहां समझ लेते हैं, किसी भी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर सर्कल आपका है, सपोज करिए, ठीक है ना, बना दिए सर्कल हम, देख लीजिए आप लोग, ये सर्कल है, तो सर्कल में कुछ थ्योरी है। पहला चीज कि अगर कोई कॉर्ड इसकी ऐसे है, सर्कल की, ये सर्कल की कोई कॉर्ड है और कॉर्ड ये सर्कल का सेंटर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड से अगर यहाँ पे हम मिला दें ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे मिला दें और इसका जो एंगल होगा, कुछ थ्योरम, पहला चीज, सपोज इसने यहाँ पे एंगल अल्फा बनाया, ठीक है ना, इस कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल अल्फा बनाया, तो यही कॉर्ड इसके पैरामीटर पर अगर हम टच कराएं इसको दोनों तरफ से कहीं पे, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा। पहली थ्योरी ये आप जान लीजिए कि किसी भी सर्कल में किसी भी कॉर्ड से केंद्र पर बना कोण जो है वो अल्फा है, तो उसी कॉर्ड से अगर परिधि पर बनेगा कोण तो वो अल्फा बाई 2 बनेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, यहां से खींची गई टेंजेंसी, ये जो है टेंजेंसी, उसका कॉर्ड से जो एंगल होगा, ये एंगल वो भी अल्फा बाई 2 ही होगा, इस चीज का ध्यान रहेगा। या आप इसको अल्फा माने तो फिर यहां वाले को भी अल्फा माने और हियर दिस शुड बी 2 अल्फा, यानी किसी कॉर्ड से जो एंगल बनता है ऊपर की तरफ, वो एंगल जो होता है, मतलब देखिए अगर ये सर्कल है तो कॉर्ड अगर छोटी करेंगे तो स्पर्श रेखा इसकी ऐसे होगी, ये एंगल बनेगा। अगर कॉर्ड बड़ी होती तो एंगल भी देखिए बड़ा बनता, कॉर्ड और बड़ी होती तो एंगल भी और बड़ा बनता, क्योंकि देखिए ये सारी कॉर्ड्स जो है ना वो यहाँ पे बड़ा एंगल प्रोड्यूस कर रही है। देखिए अगर ये अल्फा है तो ये बड़ा एंगल भी अल्फा होगा। अब अगर ये ऐसे छोटा करते हैं इसको तो देखिए ये भी कम हुआ है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अगर इस बड़ी कॉर्ड ने ऐसा किया, छोटी कॉर्ड होती तो कैसे होती, छोटी कॉर्ड ऐसे होती, देखिए ये कॉर्ड छोटी हुई तो इसके द्वारा बनाया गया कोण भी देखिए आप छोटा हो गया। चलिए ये बीटा एंगल है तो इसने यहां पर भी एंगल जो बनाना है ना वो बीटा ही बनाना है। देखिए क्या हुआ है, एक कॉर्ड हमने लिया है यहाँ पे C1 और एक कॉर्ड लिया है C2, तो C1 कॉर्ड का स्पर्श कोण, इस बीटा को या अल्फा को क्या कहते हैं, टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल मतलब स्पर्श कोण कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो बीटा कम है, क्यों, क्योंकि इस कॉर्ड ने इससे स्पर्श रेखा बनाया है बीटा और उसने यहां पर भी बनाया बीटा, और जब ये कॉर्ड C2 है तो इसने बनाया अल्फा, उसने यहां पर भी बनाया अल्फा। पहली जरूरी बात यह हुआ कि केंद्र पर बना कोण इसका दोगुना होता है, केंद्र वाला दोगुना होता है। दूसरा, एक कॉर्ड से जो कोण परिधि पे बनता है वही कोण उसका स्पर्श कोण भी होता है। दूसरी चीज, एक ही अगर सर्कल है तो उसकी एक कॉर्ड है तो इधर का ये एंगल अगर अल्फा या बीटा है तो दूसरा वाला अगर स्पर्शी इधर खींचा जाए तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा ही होगा। मतलब किसी कॉर्ड के दोनों सिरों से अगर स्पर्शियां खींची जाए, स्पर्शियां मतलब इस बिंदु पे ये जो टेंजेंट आ रहा है आपका या रेडियस है, रेडियस पर जो परपेंडिकुलर होती है उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये सर्कल के कुछ थ्योरम है, ये मैंने आपको बता दिए। अगर आप ये समझ लेंगे तो हम लोग का काम अब आसानी से हो जाएगा। देखते हैं क्या है, ठीक है। कहेंगे सर आप तो एंगल मेजरमेंट की बात ही नहीं की, चिंता मत करो हम एंगल मेजर नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर पे तो हम ले सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना। टेंजेंट एंगल क्या समझ में आया, किसी भी कॉर्ड से खींची गई टेंजेंट से उस कॉर्ड का एंगल टेंजेंट एंगल होता है।
समझ में आ गई बात। तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल आपने समझ लिया यहाँ पे। तो पहले सबसे बड़ी बात कि इस पर हमको चलना क्या है कि हम चाहते हैं कि T1 T2 से, ध्यान समझिएगा, पहली बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा क्या करना है। एक सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा आपके दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके समझाऊंगा ताकि आपको चीजें बेटर समझ में आए। एक सेकेंड, अब देखिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, बैटरी की प्रॉब्लम है क्या, लेट्स सी। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इसको समझें कि ये पॉइंट आपका T1 है और ये पॉइंट आपका क्या है, T2 है, ध्यान समझिएगा T1 T2 को, और यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई, कुछ इस टाइप से ऐसे खींची गई, कहीं आगे गई होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिला होगा, वेरी गुड। अब यहाँ से हमको करना क्या है, पहली खूंटी की लोकेशन ढूंढनी है कि पहली खूंटी कहाँ होगी, ठीक है ना। तो पहला खसका तो हम यहीं से ले लेंगे, कैसे लेंगे सब लोग ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर हम केंद्र से इसको मिलाएं, अपने इसके केंद्र से इसको मिलाएं, ये आपका केंद्र बना O, ये केंद्र बना ना O, चलिए भाई मिला दिया हमने इसको हमने स्ट्रिक्टली मिला दिया O से, और ये आपका बना O। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे जरा समझिएगा, अगर हम लोग ये पहली, इसका हम लोग मान लें कि ये दूरी जो है वो C1 है, दूसरी दूरी जो है वो C2 है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, C1 कोई कॉर्ड होगी, कॉर्ड की संख्या वगैरह निकालना किसी पर कैसे किया जाता है वो हम अभी बताएंगे एक न्यूमेरिकल लगवा करके, कि किसी कर्व पर देखिए, कर्व की लंबाई आपने निकालना सीखा है ना, आपने पीछे कर्व की लंबाई का एक फॉर्मूला पढ़ा है। कर्व की लंबाई सपोज करिए कि 1200 मीटर है, 1200 मीटर है, और अगर 30 मीटर की चेन का यूज करके निशानदेही करें, ध्यान समझिएगा 30 मीटर के, तो बताइए 30 मीटर की कितनी बार इसमें खूंटियां जाएंगी, तो 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये कटा, यानी एक 3 से काटेंगे, 40 बार चेनिंग करनी पड़ेगी, 40 बार आपको चेनिंग करनी पड़ेगी। तो करेंगे क्या, पहली खूंटी यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे ऐसे एक एक चेन करते करते 40 बार में आप कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ, क्योंकि कर्व की पूरी लंबाई ही 1200 मीटर है, तो ऐसे पहुंचेंगे। तो मान लीजिए पहली कॉर्ड जो होती है वो किसी एक चेन लंबाई से कम या ज्यादा हो सकती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ये जानना है कि C1 कुछ है। चलिए, पहली जीवा की लंबाई हमको C1 पता है, एक जीवा, देखिए ये तो सबसे लॉन्ग कॉर्ड हुई, T1 T2 से बनने वाली कॉर्ड जो होती है वो लॉन्ग कॉर्ड, तो कुछ छोटे छोटे कॉर्ड से मिलकर कर्व बनता है, कई छोटे छोटे कॉर्ड से मिलकर के कर्व बनता है। सबसे पहली कॉर्ड का C1 रखा, दूसरे का C2 रखा। ये बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे C1 कॉर्ड के ये C1 कॉर्ड है, कॉर्ड का ये वाला पहला बिंदु, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर सतर्क नहीं रहे तो लाइन दिखाई नहीं देंगी, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। यहाँ C1 जो पॉइंट है, C1 कॉर्ड है, उसके इस बिंदु से एक स्पर्शी खींची गई है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर C1 ने कोई एंगल बनाया और वो एंगल क्या है, अल्फा है, ध्यान समझिएगा, वो एंगल क्या है, अल्फा है। तो बताइए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कर्व तो ऐसे गया है, वैसे ये कर्व ऐसे गया है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये भी कहेंगे ऑब्वियसली सर अल्फा होगा, क्यों, सॉरी अल्फा बाई 2 होगा, अल्फा बाई 2 होगा, क्यों। अच्छा बताइए, किसी कॉर्ड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू C1 बाई आर होगा, अल्फा इज इक्वल टू C1 बाई आर होगा, क्यों कि नहीं, क्यों, केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आप C1 को लगभग आप चाप मान सकते हैं, तो C1 बाई आर वो एंगल होगा अल्फा के बराबर। तो क्या यहां पर बना कोण, देखिए अभी आपने बोला कि सर सर्कल में यहां पर केंद्र पर बना कोण अगर अल्फा है तो परिधि वाला अल्फा बाई 2 होगा, और ये जो स्पर्श कोण होता है वो परिधि वाले के बराबर होता है, इसलिए ये भी अल्फा बाई 2 होगा। तो ये एक जीवा जो C1 गई यहाँ पे, ये C1 जो जीवा गई यहाँ पे, उस C1 का केंद्र पर कोण अल्फा है, तो स्पर्श कोण अल्फा बाई 2 होगा, यानी कह सकते हैं कि अल्फा बाई 2 मतलब C1 बाई 2R हो जाएगा, क्योंकि ये C1 बाई R है अल्फा, तो ये C1 बाई 2R हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि चलिए अगर हम लोग ये जान गए, ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम इस T1 पर C1 दूरी चलें, T1 से B की तरफ C1 दूरी चलें, ये रेड वाली लाइन अगर आपको दिख रही है तो आई होप, C1 दूरी चलें, और वहां से चेन पकड़ के एक आदमी ऐसे घूमे और आर्क पर पहला पॉइंट उसको जो मिले यहाँ पे, वो उसकी पहली खूंटी का लोकेशन मिल जाए।
कैसे? देखिए कुल मिला जुला के हम चाहते हैं कि हम इस T1 से यहां पर C1 दूरी चलें और फिर एक आदमी हैंडल यहां पकड़े चेन का और दूसरा आदमी ऐसे जाए और जाने पर वो यहीं पर कहीं पर रुक जाए, जिसको उसको कर्व का पहला पॉइंट यहां पर उसको मिल जाए। कहेंगे सर चेन पकड़ के वो कितना जाएगा, तो हम बता रहे हैं कितना जाएगा, ये बताइए, बस उसको रुकना है। इसी तरीके से पहला खसका तो स्पर्श रेखा से लिया जाएगा, दूसरा कहेंगे सर ये तो अभी निकाले हम पीछे, भैया यही वो भी है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा पर्सपेक्टिव, ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे। यहाँ पर देखिएगा ये रेड वाली लाइन कितनी इधर आई है, तो कहेंगे कि सर एक हम यहाँ पर जब चैनल पकड़ के चेन पकड़ के खड़े हैं, तो ये आदमी जो घूम रहा है ना, वो एक खुद ही रेडियस पे घूम रहा है। कितने रेडियस पे घूम रहा है बताइए? ये भी एक सर्कल नहीं फॉर्म हो रहा है, एक सर्कल नहीं फॉर्म हो रहा है। इस सर्कल का रेडियस कितना है? C1। इस सर्कल का रेडियस कितना है? C1। और यहाँ पर कोण जो बन रहा है इस सर्कल ने केंद्र पर, ये सर्कल अगर ऐसे घूमता तो यही तो इसका केंद्र कोण होता, और ये केंद्र कोण हम निकाले अभी α/2 है, और यहाँ पर केंद्र कोण जो होता वो कहते हैं α/2 होता। तो जो ये आर्क का काम नहीं करता, यहां से घूमते तो ये आर्क का काम नहीं करता, और वो आर्क कितनी होगी, यहां से ये आर्क कितनी होगी, तो कहेंगे कि अगर ये M पॉइंट हो और N पॉइंट हो तो Mn बराबर आर्क ऑफ रेडियस C1, रेडियस C1 एंड सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल कितना काम करेगा? α/2। इस बात का मतलब जरा समझ के हमको बताइए कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं। जो बहुत ध्यान से कर्व समझेगा वही इस टॉपिक को समझ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, उसको समझिए। अब Mn का वैल्यू तो हम लोग यहां से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कैसे? ध्यान से समझिएगा कैसे। तो Mn इज इक्वल टू कहेंगे कि सर ये आर्क है तो आर्क अपॉन क्या होता है? आर्क इज इक्वल टू रेडियस आई इंटू क्या हो जाएगा? एंगल। नहीं हो जाएगा क्या? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आर्क का वैल्यू Mn है तो Mn बराबर हो जाएगा, रेडियस मतलब कितना हो गया, मैं नीचे कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पे Mn इज इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रेडियस इस कर्व का C1 है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा C1 है, और एंगल कितना है? C1/2r। बात समझ रहे हैं? C1/2r आपका एंगल है, इसलिए Mn का वैल्यू जो आपने लिखा वो C1²/2r आपने लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा, C1²/2r। कहेंगे सर Mn हमने तो एंगल नहीं मापना है। भाई आप एंगल माप नहीं रहे हैं, आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किए हैं। C1 क्या है? अरे जीवा की लंबाई है, R रेडियस है, तो कहां आप कोई एंगल मापे हैं? आप एंगल को अगर मापे भी हैं तो कागज पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर चुपचाप जाएंगे, और ये अगर आपने यहां से यहां तक C1 चले हैं आप, तो चुपचाप बोलिएगा एक आदमी को हाथ पकड़ के इधर, और दूसरे वाले को कहिएगा कि C1/2r के बराबर वो नीचे चला जाए, उसको पहला पॉइंट मिल जाएगा। इस खसके की लंबाई जो ये दिख रहा है ना, ये जो है वो C1²/2r है, ये क्लियर है। लेकिन अब आपको अगला खसका ना टेंजेंट से नहीं लेना। पहला वाला टेंजेंट से क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। ये बोला गया है कि ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये जीवा में पहला आपको मिल गया तो आप करेंगे क्या? पहली खूंटी तो आप यहीं धंसा दिए पहला, तो आप इसको ऐसे मिलाइए, इसको मिला दिया आपने। कहेंगे ये फील्ड में बन रहा है, ये कागज पे है, ये पेपर वर्क है, ये पेपर है, और ये आपका क्या है? फील्ड में तो आप केवल C1/2r के बराबर नीचे आए पकड़ के, और यहाँ पे आ गए। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए ना उधर बहुत जा सकते हैं ना इधर, वहां जाना भी सही नहीं है और यहाँ आना भी, तो चुपचाप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ऐसे इसको, और फिर इससे थोड़ा नीचे आइए ताकि दूसरा पॉइंट मिले। तो यानी जो जीवा एक मिली, अच्छा ये कर्व जब ऐसे घूमेगा तो इस कर्व की एक जीवा होगी कि नहीं? क्योंकि ये भी कर्व पर बिंदु है, ये भी कर्व पर है, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो एक कर्व की जीवा होगी, और जीवा आगे बढ़ी, जीवा सही खस के लिए गए, यानी ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, बढ़ाई गई जीवाओं से खस के लेकर निशानदेही। तो यहां पर हम चाहते हैं कि हमारा T1 और ये पॉइंट जो N मिला था उसको आगे बढ़ाएं और वहां से अगला खसका लें, जिसका नाम रखें हम PQ।
अगले खसके का नाम PQ रखें। कहां से लिया जाएगा? T1N को आगे बढ़ाने पे। T1N को अगर पेपर पर आगे बढ़ाते हैं ऐसे, T1N को पेपर पे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो अगला खसका जो है हमको यहाँ पे लेना है। ये यहाँ पर थोड़ा खोपड़ी नहीं खुला रहेगा और गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर हम अगले खसके की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, जरा सब लोग देखें जरा उस कर्व को। हमें पता करना है इस बार इस जो बढ़ी गई जीवा है यानी T1N और यहाँ पर P ले लिए, अब हमें पता करना है कि ये Q यहाँ पर होगा। बहुत ध्यान से समझना है। क्या यहाँ पे C1 स्क्वायर बाई 2R आया है तो ये भी वही चीज C2 हो जाएगा। चलिए इस पर हम N से P तक की दूरी C2 चले और C2 से कुछ दूरी पर आए, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान समझिएगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान समझिएगा। अगर आप यहां से आते हैं तो क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या बताइए? ये T1 जो जा रही है ये इस C2, यहां पे समझो इस चीज को कि जब तुम यहां समझो ये अगर कॉर्ड है कोई तो कॉर्ड पर स्पर्श खींचते, तब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हिसाब किताब इसका ऐसे करते तो स्पर्श रेखा ये पता होता तो अब तुम आराम से यहां पहुंच जाते। लेकिन जब कोई ये जीवा ये स्पर्श कहाँ है, अगर ये ऐसे जा रही है इसको काटते हुए, बस इतना जान लो दोस्त, ये T1N जो है ना, ये जो निकल रही है लाइन, ये इस सर्कल की टेंजेंसी नहीं है। टेंजेंसी आप खींचिए यहां से तो टेंजेंसी देखिए कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा टेंजेंसी। बात समझ में आ रही ना? टेंजेंसी ऐसे जाता तो बड़ा आसान था। यहाँ पे टेंजेंसी अगर खींचते तब तो क्लियर था कि ये C2 आर्क का, देखिए अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को Q डैश मान लें, इस पॉइंट को Q डैश मान लें तो Q डैश से Q तक आना है। Q डैश से Q तक आना बड़ा आसान है क्योंकि ये एंगल क्या होगा बताइए? अरे ये कॉर्ड C2 है, ध्यान समझो, ये देखो यहाँ पे, ये समझो ऐसे। अगर C2 ने यहां पर एक एंगल बनाया और ये एंगल होगा C2 बाई आर, नहीं होगा? ये एंगल जो ये कॉर्ड ने ये एंगल बनाया C2 बाई आर, तो इसी कॉर्ड की स्पर्शी खींची गई। स्पर्शी कौन है बताइए? स्पर्शी ये खींची गई है। तो ये जो स्पर्शी NQ डैश है, NQ डैश की तरफ जो जा रही है वो स्पर्शी जा रही है। तो ये एंगल जो बना, ये छोटा सा, ये जो छोटा सा एंगल बना, ये जो छोटा सा एंगल बना, ये एंगल जो होगा वो होगा C2 बाई 2R। जिन लोगों की खोपड़ी घूम रही है तो खोले रखें, बहुत कर्व पढ़ने का शौक था ना, तो पढ़िए, कर्व है ये, पढ़िए, मजा आएगा। अभी ये छोटा सा एंगल C2 बाई 2R होगा। बता सकते हो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि अगर हमें ये पूरा एंगल पता चल जाए, हम तो C2 के बराबर आगे गए हैं, और हमें ये पूरा एंगल यहां से यहां तक पता चल जाए, यहां से यहां तक, तो इस एंगल में C2 का गुणा करके पूरा PQ निकल सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने यहां पर किया क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा इस चीज को, ऐसे समझिए। मैं थोड़ा सा उसको जूम कर रहा हूं, यहाँ पे जूम कर रहा हूं। अगर कोई ऐसे कोई सर्कल है, ठीक है ना, और डार्क सर्कल में बना लेता हूं, ऐसे समझिए, ऐसे कोई सर्कल है और सर्कल से कोई लाइन ऐसे गई है, ठीक है ना, और आपको यहां से पता करना है कि ये कितना जाएगा। ऐसे आपको ये कॉर्ड के बारे में पता करना है, समझ में आ रही बात? तो आप इससे एक स्पर्शी भी खींचिए, स्पर्शी। देखिए ये कॉर्ड कोई केंद्र पर कोण बनाती है, यहाँ पे देखिए ये कॉर्ड है C2, C2 ने केंद्र पर कोण कितना बनाया? C2 बाई आर बनाया, क्योंकि आर रेडियस था। कैसे बनाया वो अभी इसको समझाए हम। C2 बाई आर केंद्र पर बना, C2 त्रिज्या, वो आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस बराबर एंगल। तो ये देखो, ध्यान समझो, ये स्पर्शी जो तुमने खींचा है, तो उस स्पर्शी की वजह से ये एंगल कितना होगा? तो कहोगे ये C2 बाई 2R होगा। लेकिन पता तो ये भी करना है हमको, पता तो ये भी करना है, क्योंकि ये जो खसका है PQ यहाँ पे, वो है PQ, और अगर हमें केवल QQ डैश अगर पता करना होता तो आसानी से पता चल जाता, क्योंकि ये C2 है, ये भी C2 है, ये भी C2 है। तो अगर रेडियस देखें तो ऐसे घूम रहा है पूरा, ऐसे यहां से घूम रहा है पूरा ऐसे, और जब यहां से घूमेगा तो ये पूरा एंगल पता हो तो उस एंगल में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन यहाँ बवाल यह है कि आधा एंगल C2 बाई 2R है, मतलब ये आधा यहाँ पे C2 बाई 2R है, ये पता चल जाए, दोनों एंगल को जोड़ें, उसमें C2 से मल्टीप्लाई करें, तब PQ डैश निकलेगा, PQ निकलेगा।
अब हमें दो पार्ट में इस कर्व को निकालना है, एक बार पी क्यू और एक बार क्यू क्यू डैश। एक बार पी क्यू डैश यानी हम लिख सकते हैं कि अगला खसका जो होगा, जो जीवा बढ़ी उसमें जो पी क्यू होगा वो पी क्यू बराबर जो होगा वो होगा पी क्यू डैश प्लस क्यू क्यू डैश। ऐसे यही ना हो जाएगा? बताइए, ध्यान से सहमत हैं आप इससे? तो इसको निकालना के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए मैं यहाँ पे इसको ध्यान समझिएगा, ये वाला थोड़ा आया है C2 स्क्वायर बाई 2, ये याद रखिएगा, ये वाला खसका C2 स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। कैसे आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के समझाऊं आपको कि चीजें कैसे हो रही हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि यही चीज हमें यहाँ पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे होगा? तो पी क्यू बराबर पी क्यू डैश है, तो पी क्यू डैश में यहाँ समझने वाली बात ये बताइए, चलिए ये तो स्पर्श रेखा C2 था, C2 की स्पर्शी से एक कोण बना है, बात समझ आ रही ना? अगर हम यही पूछो कि ये एंगल कितना हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अरे एक बात बताओ, ध्यान से समझो, अगर यहाँ वाले एंगल की बात करें, ये वाला एंगल तो कितना था ये बताओ? ये था C1/2R ना, ये C1/2R था। एक ही कॉर्ड की दो स्पर्श रेखाएं ऐसे जा रही हो तो इसका जो एंगल होगा वही ये भी होगा। यानी हाई कॉर्ड जो जा रही थी C1 वाली, C1 का एक तरफ का एंगल देखें तो C1/2R है, तो दूसरे साइड C1/2R ये भी होगा, और इसी का अपोजिट ये है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो C1/2R होगा। मतलब अगर यहाँ पर एंगल देखें तो ये और ये आपस में बराबर है, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, और ये अपोजिट एंगल ये दोनों बने, और ये छोटा वाला एंगल C2/2R है। तो ये एंगल पहला वाले, यानी हम लिखें अगर कि PQ इज इक्वल टू PQ डैश प्लस Q डैश Q, तो ध्यान से सुनिए, PQ क्या होगा, PQ डैश इतना दूर का क्या होगा? ऊपर वाला एंगल है C1/2R, लिखा हमने एंगल C1/2R इंटू रेडियस क्या है, ये रेडियस देखिए C1/2R एंगल है, लेकिन रेडियस कितने पे घूम रहा है? C2 पर, कर दिया C2 प्लस यहाँ Q डैश का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा C2/2R इंटू हो जाएगा C2। यानी अगर इसको करें आप तो आ जाएगा C1 C2/2R और प्लस C2 स्क्वायर/2R। क्या कॉमन कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं इसमें C2/2R। C2/2R अगर कॉमन करें तो आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, C1 प्लस C2, यही चीज आ जाएगा ना, C1 प्लस C2। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर दिया, यानी यहां पर C2/2R C1 प्लस C2, यानी अगर इसी तरह से अगला जाएगा तो उसके दो पार्ट बनेंगे। यानी इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो खसका जो होगा ON जो खसका होगा आपका ON, वो कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ON। इसको रोक के वीडियो को समझिएगा, ये आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहीं से हल्ला खराब हो जाएगा। यानी यहाँ जो ON हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C2 का मतलब अगर N1 ये पहला खसका जीवा थी, दूसरी जीवा, इसी तरह Nवीं जीवा हो तो CN, यानी दूसरी जीवा में C2 आया है तो CN/2R ब्रैकेट में होगा C, और दूसरे से पहला वाला यानी CN-1 प्लस CN। ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें आप केवल कॉर्ड की लंबाई भरिएगा जो अगली जीवा है। जैसे अगर हम लोग पहली जीवा की बात करते हैं, अगर हम लोग कहते हैं पहली जीवा के बारे में, तब पहला खसका भी निकालते हैं हम लोग O1, मतलब टेंजेंट से, तो कितना होता, यहाँ पे लिखते C1/2R। जैसे पहली जीवा में तो n का वैल्यू 1 रखते तो लिखते C1/2R। अब यहाँ पर देखते CN, पहले के पहले तो कोई है ही नहीं तो ये 0, प्लस वो भी पहला है, n का वैल्यू पहला, n-1 तो कुछ होगा नहीं, तो देखिए OX अपने आप आ गया क्या, C1 स्क्वायर/2R आ गया ना। ये C1 स्क्वायर/2R कहां से आया, क्योंकि आया था C1 स्क्वायर/2। दूसरा खसका इस फॉर्मूले से आएगा, माने इस जनरल इक्वेशन से आएगा। तीसरे खसके में यहाँ तीसरा C3/2R और C2 प्लस C3, मतलब इसके एक पहले वाला यहाँ रखना है आपको। ये चीजें आप समझ लीजिए, इस फॉर्मूले में खसके जो आपके जीवाएं हैं C1 C2 C3, इनकी वैल्यू रख करके आप निशानदेही कर सकते हैं, यानी बढ़ी हुई जीवाओं से निशानदेही आप कर सकते हैं।
आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये 2 लेक्चर समझ में आया है जबरदस्त तरीके से, तो प्लीज देखिए बहुत एफर्ट से मैंने आपको ये कर्व का ये टॉपिक समझाया है, और काफी लोगों को इसमें गिचमिच में दिक्कत हो रही थी, जूम किया था, रोक करके आराम से सोचिए समझिए, और अपनी किताब से फॉर्मूले तो मिला ही सकते हैं कि फाइनल फार्मूला किताब में क्या आया और इसमें क्या, किताब में बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ है आपके, आप उसको या तो समझिए या तो शर्मा का वीडियो है, अगर पसंद आ रहा है थोड़ा दोस्तों तक फटाफट भेजिए। तब तक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्व के एंगुलर मेथड जिनकी मदद से कर्व का डिजाइन होगा। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।